हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज यहाँ पर हम एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं जो कि आपके ईवीएस का एक चैप्टर है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता, या फिर आप इसे सामाजिक बुराइयों के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे यदि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो जितनी भी बुराइयां होती हैं इसके अंदर आपके दो टॉपिक यहाँ पर कवर होंगे। एक तो पहला टॉपिक ये कवर हो जाएगा इस चैप्टर में, और साथ ही दूसरे टॉपिक में बाल श्रम जितने भी होते हैं, ठीक है, बाल श्रम वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। बच्चा यदि मादक पदार्थों का सेवन करता है तो उसके लिए क्या क्या नियम कानून बनाए गए हैं, ये सारी चीजें हमारी इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कवर होगी। तो ये चैप्टर आपका कॉमन है सीडीपी और ईवीएस दोनों के लिए, क्योंकि सेम चीजें आपकी सीडीपी में भी पूछी जाती है और सेम आपका ईवीएस में भी पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है। तो यहाँ पर हमें पहले ये चीज़ पता होगी कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं। तो दो प्रकार के बच्चे यहाँ पर होते हैं, एक तो होते हैं सामान्य बालक और दूसरे होते हैं हमारे विशिष्ट बालक। सामान्य बालक में कौन से बच्चे आते हैं? जिनका आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में होता है, और मतलब बिल्कुल नॉर्मल बालक, ठीक है। और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जिनका आईक्यू लेवल या तो सामान्य बालक से काफ़ी कम होगा या फिर सामान्य बालक से काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। सामान्य बालक से कम यानी कि मंदबुद्धि बालक इसके अंदर आ सकते हैं, और उच्च वाले बालक मतलब जिनका आईक्यू लेवल 120 140 होगा तो वो बच्चे इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है? प्रत्येक बच्चे के पास उत्प्रेरणा, शिक्षा, खेलकूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक विकास का अधिकार होता है, ताकि वह अपने व्यक्तित्व का विकास अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुरूप कर सके। तो हमें पता है बच्चों के पास बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके माध्यम से वो अपना कंप्लीट डेवलपमेंट कर सकता है, जैसे कि उत्प्रेरणा यानी कि एक तरीके से मोटिवेशन, खेलकूद हो गया, मनोरंजन के साधन हो गए, ठीक है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप आदि से व्यक्ति जो है अपना शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास कर सकता है, और इसी के माध्यम से वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, जैसे कि आपने देखा है कि शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, तो ये अवस्थाएं चलती रहती है। तो बच्चा स्टार्टिंग में किस तरीके से क्रिया करता है? बच्चा स्टार्टिंग में शारीरिक गतिविधि करता है, मतलब अनुकरण करके संवेगों के माध्यम से सीखता है। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है? तर्क के आधार पर सीखना स्टार्ट कर देता है। फिर कल्पनात्मक चिंतन करने की क्षमता, जैसे वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है उसकी कल्पना करने की शक्ति का विकास हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है कि जैसे जैसे बच्चों की आयु महीनों और वर्षों में बढ़ती जाती है, उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास, यहाँ पर भावनात्मक रूप से उसका विकास होता रहता है। उनमें सीखने और समझने की क्षमता का विकास हो जाता है, मतलब कि एक प्रकार से संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों का यहाँ पर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि जो हमारा बालक होते हैं, एक तो किस तरीके के होते हैं? सामान्य बालक होते हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे कौन से होते हैं? विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं। सामान्य बालक जिनका आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में होगा, ठीक है, और जिनका विशिष्ट आवश्यकता, जैसे कि मेनली जो कंसंट्रेशन रहता है वो इस चीज़ पर रहता है कि जो मंदबुद्धि बालक है, ठीक है, जो जिनका आईक्यू लेवल काफ़ी कम है, तो उन प्रकार के बालकों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा आवश्यकता होगी, उन्हें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, उन्हें अलग से अध्ययन करवाने की आवश्यकता होगी। तो मेनली सरकार के द्वारा क्या क्या नियम, क्या क्या कानून बनाए गए हैं, साथ ही अपन लोग जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उन लोगों का व्यवहार उन बच्चों के प्रति, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति किस तरीके का होगा, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वास्थ्य व पोषण के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कैसे होते हैं और किस तरीके से उन्हें हैंडल किया जाता है। तो सबसे पहले पोषण का अर्थ होता है ऐसे आहार जिसे शरीर की भोजन संबंधी आवश्यकताओं के संदर्भ में उपयुक्त समझा जा सकता है। बेहतर पोषण तथा संतुलित आहार तथा साथ ही नियमित शारीरिक क्रियाकलाप बच्चे के स्वास्थ्य में विकास के प्रति अपना योगदान निभाते हैं। पोषण किसे कहा जाता है? सामान्य बेसिक से लैंग्वेज में यहाँ पर बताया गया है कि भोजन संबंधी आवश्यकताओं के संदर्भ में उपयुक्त माना जाता है कि बच्चों को कितनी मात्रा में किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए, उसके भोजन में प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी मात्रा होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारे पोषण में एक तरीके से संतुलित आहार हो गया, ठीक है। नियमित कितना उसे संतुलित आहार मिलना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर की गई है कि खराब पोषण बच्चों में, जो बच्चों का यदि पोषण हम अच्छे से नहीं करते हैं तो खराब पोषण बच्चों में बीमारियों और उनकी मृत्यु होने तक की बढ़ती घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैलोरीज की आवश्यकता होती है।
प्रोटीन भोजन निर्माण में विद्यमान और शरीर निर्माण में अवयव है। ठीक है, भोजन जो हमारे शरीर का निर्माण होता है वो प्रोटीन्स की वजह से ही होता है, जो विभिन्न आहारों में पाया जाता है, जैसे दाल, दूध, अंडा, मछली और मांस। इन सभी में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती है और अंग जो होते हैं तथा हमारी जो प्रतिरक्षण प्रणाली अधिकांश प्रोटीन के द्वारा ही बनती है, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारी मांसपेशियां जो होती, बोन्स जो होते हैं, हमारे शरीर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन्स के द्वारा ही होता है। और हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता जो आती है वो भी प्रोटीन्स के द्वारा ही आती है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में, मतलब हमारे शरीर को पोषण युक्त खाद्य पदार्थ मिलना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। कैलोरी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, और ये किससे प्राप्त होती है? अनाज, चीनी, वसा और जो तेली आहार होते हैं, इससे हमारे शरीर को कैलोरी प्रदान होती है। और ये प्रोटीन जो है किससे प्रदान होता है? दूध, मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन करने से हमारे शरीर को प्रोटीन की प्राप्ति होती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक 18 किलोग्राम भार वाले 4 से 6 वर्ष के बच्चे को प्रतिदिन अपने भोजन में 1350 ग्राम कैलोरी, मतलब एक एवरेज बताया गया, यदि बच्चे का वजन 18 किलोग्राम के आसपास है तो उसके भोजन में क्या होना चाहिए? 1350 ग्राम कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन, 25 ग्राम वसा की उसे नित्य आवश्यकता लगेगी। नित्य मतलब कि डेली उसे इतना भोजन में कैलोरी, प्रोटीन और वसा मिलना चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ साथ बच्चों में जो पोषण की आवश्यकताएं, जो हमने ये ग्राम में डिसाइड किया हुआ है, ये धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो एक एवरेज बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बताया हुआ है, बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में अल्प पोषण के फलस्वरूप बच्चों के विकास में गंभीर बाधाएं आती है, क्योंकि जब बाल्यावस्था स्टार्ट होती है तो यहाँ पर बच्चों का पोषण, बच्चों का पोषित होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। जैसे कि जो पोषण की जो प्रोसेस होती है कि बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा आहार मिले, ये गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। गर्भावस्था से इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि अच्छा से खान पान हो, मादक पदार्थ इन सभी का सेवन बिल्कुल ना किया जाए, ताकि बच्चे का जो विकास है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में अल्प पोषण के फलस्वरूप, मतलब कि पोषण यदि अच्छी मात्रा में नहीं मिलता है तो अल्प पोषण के फलस्वरूप बच्चों के विकास में गंभीर बाधाएं आती है, तथा यह प्रक्रिया जीवन की आगामी अवस्था में भी जारी रहती। मतलब कि ये जो प्रोसेस है, जैसे कि एक बच्चा जो है जिसका विकास अच्छे से नहीं हुआ है तो उसके आगे आने वाली जो जनरेशन है उसका विकास भी अच्छे तरीके से नहीं होगा। उदाहरण के लिए आपको बताया गया है कि समय से पूर्व जन्मी और जन्म के समय कम वजन वाली बालिका का विकास निरंतर धीमी गति से होता है। हमने देखा है कि जो एक जन्म लेने की जो अवस्था होती है, जैसे 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है, यदि उससे पहले हो जाता है और जन्म के समय यदि बालक का वजन काफ़ी कम होता है तो ये प्रक्रिया उस बच्चे का जो विकास है काफ़ी धीमी गति से होगा, काफ़ी मंद गति से उसका विकास होता है, तथा वह एक कुपोषित बालिका हो जाती है। कुपोषित कैसे? मतलब कि उसका वजन काफी कम होगा, उसके शरीर का विकास पूरी तरीके से नहीं होगा, तो उस बालिका को या उस बालक को कुपोषित कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जिसका किशोरावस्था में वजन जो है काफी कम होगा। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर जन्म के समय से ही पोषण के ऊपर ध्यान नहीं रखा गया तो किशोरावस्था तक आते आते क्या होगा, अब व्यक्ति काफ़ी वीक हो जाएगा, बच्चा या बच्ची काफ़ी कमज़ोर होंगे, फिर वापस से उसकी शादी कर दी जाएगी, फिर उसके आगे आने वाली जनरेशन जो होगी वो भी इसी तरीके की कम हाइट वाली या कम वेट वाली, इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके उपरांत कुपोषण और खराब शारीरिक विकास का एक अगला चक्र उसके द्वारा जन्म दिए गए बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इसके साथ पुनः आरंभ हो जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार से जो आप देखते हैं कि कुपोषण शिकार माता पिता जो होते हैं उनके बच्चे भी काफ़ी कुपोषित होते हैं। तो इस प्रकार से पोषण का ध्यान रखना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, अल्प पोषण स्थिति उत्पन्न होने के कुछ कारण हैं, जैसे निर्धनता हो सकती है, गरीबी हो सकती है जिसके कारण वो अच्छा खान पान उनका नहीं हो पा रहा हो, निम्न आय हो सकती है। ठीक है, निर्धनता गरीबी सेम ही है। और अकाल के कारण आपने देखा होगा बहुत सारे टाइम अकाल पड़ते हैं जहाँ पर गरीबी सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ये भी एक कुपोषण का या फिर पोषण नहीं मिलने का एक रीज़न हो सकता है। तो ये अभी हमने पढ़ा पोषण के बारे में। अब हम देखते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का इनसे किस तरीके से संबंध होता है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो रहते हैं कुछ शारीरिक अथवा मानसिक असामान्यता रखने वाले अथवा शिक्षण संबंधी असमर्थता वाले बच्चों को इस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कंसीडर किया जाता है। ऐसे बच्चों में वे आते हैं जो दृष्टिहीन है, देख नहीं सकते, बाधिर है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग है, अर्थात जिनकी शिक्षा संबंधी असमर्थता है। यदि आप इन शॉर्ट में बोले
तो जिनको शिक्षा संबंधी असमर्थता है, जिनको पढ़ने में समस्या आ रही है, ठीक है, समझने में समस्या आ रही है, तो उन्हें हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंदर कंसीडर करते हैं। प्राय ऐसे बच्चों को परिवार के द्वारा छोड़ दिया जाता है। जो बच्चे इस तरीके से विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, जैसे कि विकलांग हुए, बाधिर हुए, मूक हुए, तो उन्हें क्या किया जाता है, परिवार के द्वारा छोड़ दिया जाता है, मतलब उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार के द्वारा ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें पहला कार्यक्रम है हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुविधा केंद्र स्तर पर तथा समुदाय स्तर पर आशा या फिर एनएम द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की जा सकती है, ठीक है, ये पहला प्रोग्राम है। उसके बाद इस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष 3,000 रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसमें बच्चों की पहचान, सही शिक्षा प्रबंध, उचित उपकरणों आदि की व्यवस्था की जा सके। इस कार्यक्रम का मुख्य केंद्र विशेष आवश्यकताएं वाली बालिका होती है, मतलब जिन्हें कुछ ऐसी नीड होती है कि जो नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सामान्य बालक नहीं है वो, तो उस प्रकार के बालिकाओं या बालकों को 3,000 रुपये सहायता दी जाती है और उनके पढ़ाई का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो चलता है उसके अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड सेकेंडरी स्टेज स्कीम में आपने सुना है, डिसेबल वाले बच्चों जो होते हैं उनके लिए अलग से कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, चिकित्सीय व शैक्षणिक मूल्यांकन, किताबें और स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति और सहायक उपकरणों इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। यह प्रावधान एक या अधिक विकलांगता से प्रभावित 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो सरकारी, स्थानीय या सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, और राज्य सरकार द्वारा 600 रुपये प्रति वर्ष एक बच्चे के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की गई। मतलब ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करने के बाद उनको 600 रुपीज़ दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब उनका जो एजुकेशनल ईयर होता है उसके अंदर 600 रुपीज़ उनको दिए जाते हैं। तो ये हमारा सारा किसके अंदर आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, एक तरीके की जो समावेशी शिक्षा है उसके अंतर्गत बच्चों को ये सारी सुविधाएं, जो डिसेबल होते हैं उन बच्चों को ये सारी सुविधाएं हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है वो प्रोवाइड करवाता है, एनसीईआरटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई पूरी जो बाल्यावस्था किस तरीके से निकलती है बच्चों की। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था सबसे मेन स्टेज की होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है बाल्यावस्था को निकल चुका है, मतलब चाइल्डहुड उसका कंप्लीट हो चुका है। अब वो क्या कर रहा है, प्रौढ़ावस्था से पहले वाली अवस्था में। तो यहाँ पर हम बच्चे को, जो बच्चा है किशोरावस्था में 10 से 18 साल आप मान सकते हो, या फिर 12 से 18 साल आप इसको अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हो। तो इसमें बच्चे को बच्चा भी नहीं समझा जाता है और बड़ा वयस्क भी नहीं माना जाता है। तो ये पीरियड जो रहता है, ये जो टाइम रहता है, काफ़ी क्रूशियल बोल सकते हैं, काफ़ी क्रिटिकल रहता है बच्चे के लिए। तो देखो, किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद तथा वयस्क से पहले की अवधि होती है तथा सामान्यतः 10 से 18 वर्ष तक की इसमें आयु मानी जाती है। किशोरावस्था के दौरान शरीर का तेज गति से विकास होता है तथा बच्चों में अनेक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आते हैं, जिसमें यौन परिपक्वता और चिंतन योग्यता भी शामिल होती है। देखो, उसके बाद यहाँ पर बताया हुआ है, भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है। पर्टिकुलर यदि अपन अपने देश की बात करें तो लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान क्यों देते हैं कि उसे तो शादी करके जाना है, घर ही संभालना है, तो इस तरीके से उसकी शिक्षा, उसके एजुकेशन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। शीघ्र विवाह करना तथा बच्चे हो जाने से उसकी भूमिकाओं में परिवर्तन आ जाता है तथा उनके घरेलू हिंसा का शिकार बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यही सारे रीज़न है कि हमें लड़कियों को भी यहाँ पर एजुकेटेड करना, उनको भी पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो सरकार द्वारा किशोर जो व्यक्ति होते हैं, किशोर जो बालक बालिकाएं होते हैं, उनके लिए क्या क्या कार्यक्रम चला रहे हैं, तो सबला, सक्षम, आदर्श, आपने तो सुना होगा, एक सखी सहेली कार्यक्रम भी चलता है किशोरियों के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि 20 से 25 लड़कियों के बीच में एक हेड बनाया जाता है, एक गर्ल कोई हेड बनाया जाता है। वे फिर उन जितनी भी लड़कियां होती हैं उनको क्या समस्या आ रही है, कोई पढ़ने में समस्या आ रही है, तो इस तरीके से पूरे अलग अलग प्रोग्राम जो है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। हमारा जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है, जिसकी हेड है स्मृति ईरानी, तो वो ही ये सारे प्रोग्राम की देखरेख करती है। तो इसमें कौन कौन से प्रोग्राम है वो अपन देख लेते हैं। सबला, सक्षम, आदर्श, किशोर स्वास्थ्य हितैषी केंद्र आदि किशोरों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। किशोर युवतियों के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे राजीव गांधी किशोर बालिका सशक्तिकरण स्कीम के अंतर्गत सबला किशोरी शक्ति योजना, वही सारी योजनाएं चलाई गई है जहां पर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है, उनको एजुकेट करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
चलो अब हम जानते हैं विशिष्ट बालक का अर्थ क्या होता है। तो अभी हमने देखा था कि जो बच्चा सामान्य बालक की तरह नहीं होता है, जिसकी शारीरिक और बनावट जो होती है सामान्य बालकों से काफ़ी अलग होती है, उसका मानसिक लब्धि या फिर अपन आईक्यू लेवल बोल सकते हैं, वो नॉर्मल बच्चों से, सामान्य बालकों से काफ़ी अलग होती है, तो उसे हम विशिष्ट बालकों के अंदर कंसीडर करते हैं। एक डेफिनेशन आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, क्रूशेंक जो है उन्होंने बताया था, एक विशिष्ट बालक वह होता है जो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से सामान्य बुद्धि एवं विकास की दृष्टि से इतने आंशिक विचलित होते हैं कि नियमित कक्षा कार्यक्रमों से लाभान्वित नहीं हो सकते हैं, तथा जिसे विद्यालय में विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। ये किस प्रकार के बच्चे होते हैं? शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक रूप से काफ़ी विचलित होते हैं। इन्हें हम सामान्य स्कूलों में नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ा नहीं सकते। इन्हें कुछ विशेष आवश्यकता, मतलब कुछ स्पेशल नीड्स होती है, यदि उनकी नीड पूरी कर दी जाए तो उन्हें सामान्य स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है। अब विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो विशिष्ट बालक में हम यहाँ पर शारीरिक योग्यता और उनमें जो शैक्षिक उपलब्धि होती है उसके आधार पर यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं शारीरिक विकलांगता। ठीक है, सबसे पहला जो हम बच्चे कंसीडर कर रहे हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को कंसीडर कर रहे हैं। इसमें कौन से बच्चे आएंगे? तो देखो, विकलांगों की शिक्षा हमारी लोकतांत्रिक आवश्यकता है। यद्यपि विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा और समन्वित शिक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन विकलांगों की संख्या को देखते हुए यह नगण्य है। विश्व जो है, एक डेटा की यदि बात की जाए तो विश्व विकलांग जनसंख्या के करीब 80% विकलांग विकासशील देशों में निवास करते हैं। शारीरिक विकलांगता के क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? नेत्रहीन बालक आ सकते हैं, मूक और बाधिर बालक आ सकते हैं, विषमांग बालक आ सकते हैं, विरूपति और विकृत बालक यहाँ पर आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो एक डेटा यहाँ पर शो किया हुआ है, आप इसको समझिए कि दो होते हैं, एक तो विकसित देश होता है और एक हमारा विकासशील देश होता है। विकसित जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, तो ये सारे हमारे विकसित देश हैं, और विकासशील जो प्रगति पर है, मतलब जो विकास करने की प्रगति पर है, अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए, उसके अंदर हमारा आता है भारत। तो बहुत सारे ऐसे विकासशील देश है जिसके अंदर 80% जो विकलांग है वो विकासशील देशों में निवास करते हैं। ये एक तरीके का डेटा शो किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है शारीरिक विकलांग में कौन कौन से बच्चे आएंगे? नेत्रहीन, मूक और बाधिर, विषमांग, विरूपति और विकृत बालक आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दृष्टि विकलांगता क्या होती है और इस प्रकार के बालकों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मतलब हमारी संवेदनशीलता उन बच्चों के प्रति कैसी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं दृष्टि विकलांगता की। तो इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं कि दृष्टि विकलांगता में कौन से वाले बच्चों को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं देख पाते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो उनको किस कैटेगरी में लिया जाता है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो, यहाँ पर चीज़ बताई हुई है, दृष्टि विकलांगता मानव समाज की सबसे दुखद स्थिति है। यद्यपि वर्तमान समाज में उपयोगी अनुसंधान के परिणाम स्वरूप अनेक विशेष विद्यालयों की स्थापना हुई है। इस प्रकार के बच्चों के लिए ऐसे बहुत से विद्यालय बनाए गए हैं। इस विकलांगता, मतलब ये विकलांगता कब आती है, दृष्टि विकलांगता बच्चों के अंदर कब आती है? संक्रामक रोगों के कारण हो सकती है, दुर्घटना या फिर चोट के कारण हो सकती है, वंशानुगम ये प्रभाव हो सकता है, परिवेश का प्रभाव या फिर विषैले पदार्थों का प्रयोग से भी दृष्टि विकलांगता हो सकती है। तो 60 से 70% जो केसेस होते हैं वो मोस्टली संक्रामक रोगों के कारण बच्चे जो है दृष्टिहीन हो जाते हैं। तो इसे क्या है, 5 तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है, मतलब जो दृष्टिहीन होते हैं बालक, उनमें भी 5 अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो जन्मजात अथवा पूर्णांत वर्ग, इसमें क्या होता है, इस वर्ग में 5 वर्ष के पूर्णांत आते हैं। ठीक है, इसमें वे पूर्णांत आते हैं जो 5 वर्ष के बाद अपनी दृष्टि को खो देते हैं। ठीक है, 5 साल के बाद उनकी दृष्टि पूर्णतः चली जाती है, तो उसे हम यहाँ पर जन्मजात अथवा पूर्णांत वर्ग में रखते हैं। सेकेंड आते हैं आंशिक जन्मजात वर्ग, इसमें जिनकी दृष्टि कमजोर होती है, जिन्हें थोड़ा बहुत दिखाई देता है, बहुत अच्छे से भी नहीं दिखाई देता है, और मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हल्का फुल्का ये देख सकते हैं। ठीक है, फिर आंशिक अंधता वर्ग में कौन से आते हैं? आंशिक दृष्टिहीन बालक आते हैं जिनकी दृष्टि किसी विकार रोग के कारण किसी भी आयु में कमजोर हो जाती है। जैसे कि कोई रोग हो गया है, उस रोग के कारण उनकी दृष्टि कमजोर हो गई है, तो उसे हम रखते हैं आंशिक अंधता वर्ग में। ठीक है, फिर आंशिक जन्मजात दृष्टि वर्ग में केवल नाम मात्र का, बिल्कुल न के बराबर हल्का हल्का सा दिखता है, मतलब आप उन्हें पूर्णांत भी कंसीडर कर सकते हो। और आंशिक दृष्टि वर्ग के बालक किसी कारण से अपनी सामान्य दृष्टि खो देते हैं, जैसे कि किसी रोग के कारण या फिर किसी दुर्घटना में चोट लगने के कारण वे अपनी दृष्टि को खो देते हैं। तो ये 5 अलग अलग कैटेगरी होती है देखने वालों की। अब श्रवण विकलांगता की बात करते हैं जिन्हें सुनने संबंधी समस्या होती है। तो शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत दूसरा आता है वर्ग जो है मुख बाधिर विकलांगों का, वही श्रवण विकलांगता का। इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जो किसी कारण से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नहीं सुन पाते या सुनने में असमर्थ होते हैं। ये वंशानुगत भी हो सकता है और किसी वातावरण के कारण भी हो सकता है। वातावरण मतलब कि
कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके कारण उन्हें सुनाई न दे रहा हो, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह किसी भी बीमारी के कारण ये रोग उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार के बालकों की पहचान कैसे की जाती है? तो पहला इसमें कंसीडर किया जाता है विकासात्मक पैमाना। इसमें संवेदी गामक यंत्र के संदर्भ में बालक के वर्तमान स्तर का पता लगाकर उसकी श्रवण विकलांगता का पता लगाया जाता है, मतलब कि अभी उसे कितना सुनाई दे रहा है। तो ये अभी नॉर्मल अभी बच्चा कैसा है उस लेवल पर लगाया जाता है। चिकित्सीय परीक्षण करके इसमें बालक के श्रवण अंगों की क्रियाशीलता तथा निष्क्रियता की जांच करके श्रवण क्षमता का पता लगाया जाता है। मतलब एक पूरा टेस्ट किया जाता है, डॉक्टर वाला टेस्ट किया जाता है, फिर उसमें पता लगाया जाता है। जीवन इतिहास विधि, मतलब उसका पूरा पास्ट देखा जाता है कि आखिर उसका ये आनुवंशिक रोग है, मतलब उसके पीढ़ियों से चला आ रहा है, सुनने वाली दिक्कत, कम सुनाई देना या बिल्कुल न सुनाई देना, या फिर कुछ ऐसे रोग हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है कि जो उसके पास्ट में हुआ है जिसके कारण बच्चे को सुनने में समस्या आ रही हो। ठीक है, फिर आता है क्रमबद्ध निरीक्षण। इसमें क्या किया जाता है? इसमें माता पिता अथवा शिक्षक के द्वारा बालक के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है और बालक का जो असामान्य व्यवहार है उसका पता यहाँ पर लगाया जाता है। अब इस प्रकार के बच्चों की कैसी व्यवस्था की जानी चाहिए, मतलब इन बच्चों को कैसे पढ़ाओगे आप? तो श्रवण यंत्र का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए नर्सरी शिक्षा उनको देनी चाहिए ताकि उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, क्योंकि बच्चा नहीं सुन पाता है तो वो अब खुद को क्या करता है, दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग समझता है। तो सबसे पहले उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना होगा। एक स्वर को दूसरे स्वर से भिन्न करने के लिए उनको श्रवण परीक्षण देना होगा। ठीक है, इनके लिए कक्षा व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि इन्हें आगे की पंक्ति में बैठाया जाए। जो बच्चे कम सुनते हैं तो फिर हमें उनका स्पेशल ध्यान रखना होगा, उन्हें हम क्या करेंगे, सबसे आगे बिठाएंगे ताकि उन्हें सुनने में समस्या नहीं हो। और सेम हमारे जो देख नहीं सकते हैं, दृष्टिबाधिर होते हैं, उनके लिए भी यही होगा कि उन्हें आपको सबसे आगे बिठाना होगा। शिक्षक को भी उच्च स्वर में बोलना चाहिए, तो शिक्षक का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा कि वो भी थोड़ा लाउड बोले, और इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि छात्र शिक्षक के होठों को ठीक प्रकार से देख सके। कैसे देख सके? क्योंकि वो लिप्स रीडिंग करते हैं, यदि वो सुन नहीं पा रहे तो वो यहाँ पर लिप्स रीडिंग मतलब कि होठों से जो भी बोला जा रहा है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके माध्यम से उन बच्चों को ऐसी जगह बैठाना चाहिए जहाँ पर वो डायरेक्टली टीचर से कम्युनिकेट कर पाए, उनकी बातों को समझ पाए। ठीक है, वाणी दोष क्या होता है? देखो, इसी के अंदर हमारा एक दोष और आता है। वाणी दोष जो रहता है संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। वाणी दोष में जो है सुनने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है इस पर ध्यान न देकर किस प्रकार कहा जा रहा है इस बात पर ध्यान देता है और श्रोता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इसमें श्रोता एवं वक्ता दोनों ही परेशान होते हैं। वाणी दोष के अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर, अटकना, हकलाना, देर से वाणी विकास आदि आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो हकलाते हैं, जिनको बोलने में थोड़ा टाइम लगता है या फिर कुछ शब्दों को वो गलत तरीके से बोलते हैं, तो ये सारे हमारे वाणी दोष के अंदर आते हैं। वाणी मतलब बोलना, बोलने वाले दोष के अंदर ये सारी चीजें आएगी। अब आप देखिए इसमें वाक विकलांगता के कारण क्या हो सकते हैं, ये किस कारण से हो सकता है? तो इसका श्रवण क्षमता में कमी, मतलब कि सुनने की क्षमता जो होती है उसमें कमी हो सकती है, या फिर उसका विकार युक्त होना। अब ये किस कारण से हो सकता है? तो कान के रोग के कारण ये विकृति हो सकती है, मतलब कान में कोई समस्या हो। ठीक है, मस्तिष्क पर चोट लगने का भी प्रभाव हमारी आंखों पर भी पड़ता है, हमारे कान पर भी पड़ता है। तालुकंठ मतलब हमारे वॉइस बॉक्स में समस्या हो सकती है। जीभ, दांत आदि में किसी प्रकार की विकृति के कारण ये विकलांगता आ सकती है। ठीक है, वातावरण के कारण भी यह विकृति उत्पन्न हो सकती है। वाणी विकार अनुकरण के आधार पर भी होता है। कैसे? जैसे कि बच्चे ने जो भी सुना है उसको वो रिपीट करने लग जाता है। ठीक है, जैसे उसके घर वाले जिस भी, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं श को स बोलते हैं, तो इस प्रकार की विकृति अनुकरण के कारण भी आ सकती है। बच्चों ने जैसा सुना है उसने उसी को ग्रहण कर लिया, एक्वायर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इस विकृति को तो हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? बार बार प्रयास करवाकर अनुकरण करने वाली विकृति को दूर किया जा सकता है। यदि बालक के वातावरण में किसी भी प्रकार का दोष होता है तो वह इन दोषों को अपना लेता है, जैसे शब्दों का उच्चारण, उतार चढ़ाव, चेहरे के भाव इत्यादि अनुकरण के द्वारा सीखे जाते हैं। तो ये हमारा वाक विकलांगता होता है। देखो, ये विकलांगता हमने कौन सी पढ़ ली? एक तो हमने आंखों वाली पढ़ ली, दृष्टि वाली, एक श्रवण और एक वाणी वाली पढ़ ली। अब हमारी आती है अस्थि विकलांगता। तो अस्थि विकलांगता में वे बालक कंसीडर किए जाते हैं, उन बालकों को रखा जाता है जिनकी मांसपेशियां या फिर अस्थि व जोड़ों में दोष या फिर विकृति होती है, कोई समस्या होती है जिससे वह सामान्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं और उन्हें विशेष सेवा, प्रशिक्षण, उपकरण, सामग्री और सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसमें नॉर्मली पोलियोग्रस्त जो बालक होते हैं उन्हें कंसीडर किया जाता है।
अब अस्थि विकलांगता के कारण हम देखते हैं कि वंशानुगत हो सकते हैं, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसके जो पिछली जो जनरेशन थी उनमें कोई दोष था तो वो वापस से बच्चों में इस तरीके से ये आता रहता है। दूसरा, जन्मजात कारक हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि गर्भावस्था में सही से चीज़ों का ध्यान न रखना, गर्भावस्था में कुपोषण का शिकार या फिर कोई संक्रामक रोग हो जाना, ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, ये सारे कारक हमारे जन्मजात विकार के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और एक अर्जित भी होते हैं। अर्जित कैसे? जैसे बच्चा खुद किसी दुर्घटना का शिकार हो गया हो, पोलियो का शिकार हो गया हो, किसी बीमारी, किसी संक्रामक रोग का यदि वो शिकार हो जाता है तो उसकी वजह से अस्थि रोग यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। तो अब हम इस प्रकार के बालकों को किस प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं, ये चीज देखते हैं। ऐसे बालकों के शिक्षक को विशिष्ट ध्यान देना चाहिए तथा उनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इन बालकों के लिए एक स्थान पर बैठकर खेले जाने वाले खेलों का आप आयोजन कर सकते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण व निर्देशन दिया जाना चाहिए ताकि जब उन्हें आवश्यकता हो, जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण कैसे कि वो आगे जाकर किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, तो ये सारी शिक्षा उन्हें अभी बचपन में ही दे देनी चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, हस्तकला वाली शिक्षा और सब कुछ उन्हें पहले से ही सिखा देते हैं ताकि आगे जाकर उन्हें खुद का मतलब एक तरीके से जॉब मिल जाए, ठीक है। तो वो सारे बच्चों को अभी स्कूल में ही सिखा दी जाती है। ऐसे बालकों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जैसे कि बच्चा चल नहीं पा रहा है तो उनको हम कृत्रिम पैर दे सकते हैं, कृत्रिम हाथ दे सकते हैं। इस तरीके से शिक्षकों को इन बालकों की सीमाओं को देखते हुए क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। पहले आप बच्चों को देखें कि वो क्या इस एक्टिविटी को कर सकता है क्या, उसके बेसिस पर ही उन्हें कार्य यहाँ पर करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये अस्थि वाले बालक हो गए। अब जो मानसिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं, इसके अंदर दो आते हैं। एक प्रतिभाशाली बालक आता है, ठीक है। दूसरा हमारा मानसिक मंद और एक सृजनात्मक बालक जो है उसे भी हम इसी कैटेगरी के अंदर कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं। प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनका IQ लेवल नॉर्मल बच्चे सामान्य बालक से काफी अधिक होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जिनकी बौद्धिक क्षमताएं सामान्य बालकों की अपेक्षा काफी अधिक होती है और ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशिष्ट प्रदर्शन देते हैं। देखो, टर्मन ने बताया है, टर्मन जो है उन्होंने बच्चों की बुद्धि लब्धि बताई है कि जिनका IQ 140 से ऊपर होगा, ठीक है, उन्हें हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक में जो प्रतिभाशाली बालक है उनके अंदर कंसीडर करेंगे। जबकि मीले जो है उन्होंने बताया था कि 190 से 100 मतलब 200 तक के बच्चे जिनका IQ लेवल रहेगा उन्हें हम प्रतिभाशाली बालक कंसीडर करेंगे। और VT के अनुसार मतलब अलग अलग लोगों का बताया हुआ है। इन्होंने बताया कि प्रतिभाशाली बालक जो है संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व तथा दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग कैटेगरी है। अपन क्या कंसीडर करते हैं, अपन नॉर्मली जब क्वेश्चन करते हैं, जब CDP में हमारे IQ लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, 90 से 110 से जो ऊपर निकलता है मतलब 120 प्लस यदि किसी का IQ लेवल आता है तो हम उसे प्रतिभाशाली बालक के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। तो यही चीज आपको याद रखनी है। पर्टिकुलर आप यहाँ पर बस ये देख सकते हो कि टर्मन ने 140 प्लस पे बताया था, मीले ने 190 से ऊपर बोला है कि 190 से 200 के बीच में होगी, उसका IQ काफी अच्छा होगा। IQ अच्छा है मतलब कि उसे अपन प्रतिभावान बालक कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के बालकों की पहचान आप कैसे करोगे कि क्या आपकी क्लास में कोई इस प्रकार का प्रतिभाशाली बच्चा है क्या। तो देखो, बालक के व्यवहार को देखकर, उसकी रुचियों, उसकी योग्यताओं, उनकी क्षमताओं को देखकर आप उनकी पहचान कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे बालक को कक्षा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब आप कुछ भी पढ़ा रहे होंगे तो उन्हें ऐसा रहता है कि उनका IQ लेवल अच्छा है तो आप जो भी पढ़ाएंगे वो ऑलरेडी जैसे ही आपने पढ़ाया या बोर्ड पे कुछ भी लिखा तो वो चीज़ उन्हें ऐसे ही समझ आ जाती है, उन्हें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होती है इस तरीके से। तो कक्षा में उन्हें थोड़ा बोरिंग टाइप का फीलिंग आने लग जाती है कि ये सब तो हमें आता है तो हम क्यों पढ़े फिर से इस चीज़ को, ठीक है। तो ये वाले बच्चों की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि उन्हें क्लास के जो भी सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी टॉपिक हो गया, उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। इसमें मुख्य रूप से संचयी अभिलेख, स्थानांतरण अभिलेख, स्वास्थ्य अभिलेख, निर्देशन और परामर्श अभिलेख, मानसिक प्रकृति अभिलेख और उपाख्यान आदि शामिल है। मतलब इस प्रकार से आप अलग अलग टेस्ट लेकर बच्चों की पहचान कर सकते हैं। क्योंकि वो नॉर्मल बालकों की तरह टेस्ट तो सॉल्व कर लेंगे लेकिन वो हाई लेवल के टेस्ट को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग टेस्ट लेकर उनके साथ बातचीत करके, कम्युनिकेट करके आप उनके IQ लेवल का अंदाजा लगाकर उनकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण के प्रमुख उपागम। अब हम उनको शिक्षण कैसे देंगे, क्योंकि नॉर्मल बालकों को भी पढ़ाना है, साथ ही जो मानसिक मंद बालक हैं उन्हें भी पढ़ाना है और प्रतिभाशाली बालकों को भी पढ़ाना है। तो तीनों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इनका जो शिक्षण कार्य आसानी से नहीं हो सकता है, इन्हें आप नॉर्मल बालकों के साथ बैठकर पढ़ाओ लेकिन इनकी अलग से कक्षाएं आप करवा सकते हो, अलग अलग प्रोग्राम इस प्रकार के बालकों के लिए हम लोग करवा सकते हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें कंसीडर की जाती है, तीन तरीके से इनको कैटेगराइज किया हुआ है।
देखो, पहला पॉइंट इसके अंदर आता है त्वरण। इसमें प्रतिभाशाली बालकों को उनकी शारीरिक आयु की अपेक्षा, मतलब यहाँ पर उनकी शारीरिक आयु मतलब जो उनकी वास्तविक एज है, क्रोनोलॉजिकल एज को कंसीडर ना करते हुए उनकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना चाहिए। क्योंकि प्रतिभाशाली बालक है, मान लो 10 साल का बच्चा है और वो 15 साल के बच्चों की तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, तो ये तो उसकी शारीरिक आयु हो गई। ठीक है, शारीरिक या वास्तविक आयु आप बोल सकते हो। और ये जो 15 साल है उसकी मानसिक आयु, मेंटल एज हो गई। तो बच्चों को यहाँ पर मानसिक आयु के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स में आप देखते हो कि बच्चे का डायरेक्टली फर्स्ट क्लास में यदि वो बैठने जा रहा है, फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन होने जा रहा है, यदि वो टेस्ट में हाई लेवल का सॉल्व कर जाता है, मतलब थर्ड फोर्थ के बच्चों के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे डायरेक्टली फर्स्ट में ना एडमिशन देते हुए फोर्थ क्लास में एडमिशन दे देते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, वो सामान्य से कुछ अच्छा बालक है। तो इस तरीके से त्वरण मतलब कि मानसिक आयु की अपेक्षा यहाँ पर उन्हें कंसीडर किया जाता है और उन्हें आगे से आगे कक्षा में फॉरवर्ड पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और अगला देखिए, समृद्धिकरण क्या होता है। समृद्धिकरण का मीनिंग होता है कि नियमित कक्षाओं में दिए जाने वाले पाठ्यक्रम में शैक्षिक अनुभव अधिक देकर उन्हें समृद्ध बनाया जा सकता है। मतलब इस प्रकार के बालकों को हम क्या कर सकते हैं, जो भी पाठ्यक्रम है उसके साथ उन्हें और अच्छे लेवल का पढ़ाकर हम उन्हें क्या कर सकते हैं, अच्छे से समृद्ध बना सकते हैं। तो इनके लिए हमें जो करिकुलम बनाना होगा वो काफ़ी लेवल का बनाना होगा, ताकि ये आसानी से उसमें अध्ययन कर सके। क्योंकि सामान्य लेवल का तो ये आसानी से पढ़ सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ करिकुलम इस तरीके का सेट करना पड़ेगा कि इन्हें पढ़ना चुनौतीपूर्ण लगे। फिर विशिष्ट आवश्यकताओं की बात करते हैं, तो यहाँ पर इनके लिए हम विशिष्ट आवश्यकता मतलब विशिष्ट क्लासेस ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, स्पेशल क्लासेस लगवा सकते हैं हायर लेवल की। ठीक है, जहाँ पर इनको नियोजित तरीके से पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जा सके। विशिष्ट प्रतिभावान व्यक्तियों को बुलाकर, मतलब कुछ अच्छे टीचर्स को बुलाकर, अच्छे टीचर्स मतलब कि जो हाई लेवल का पढ़ाते हों। ठीक है, जैसे कि हम लोग 7th 6th वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, तो नहीं तो IIT लेवल पर जिस लेवल का पढ़ाया जाता है उस लेवल के टीचर्स को बुलाकर इनके अनुभव को यहाँ पर लाभान्वित किया जा सकता है कि आप ये क्लासेस कर सकते हो, आप ये प्रोग्राम करवा सकते हो, इस तरीके से। तो ये तो हो गए हमारे प्रतिभाशील बालक। अब दूसरे बात करते हैं मानसिक मंद बालक। अब मानसिक मंद बालक के अंदर कौन आते हैं, तो ये एक प्रकार की ऋणात्मक, मतलब कि ये नॉर्मल बच्चों से काफ़ी IQ लेवल इनका कम होता है। मानसिक रूप से मंद बालक घर, समाज तथा विद्यालय का कार्य नहीं कर पाते हैं। डॉल जो है उन्होंने 1941 में मानसिक मंदता की पहचान के लिए, मतलब इस प्रकार के बच्चों की आप पहचान कैसे करोगे, इसके लिए 6 बातें बताई थी। सबसे पहली बात तो ये कि जब बालक सामाजिक परिस्थितियों के साथ समायोजित नहीं हो पाता है, ठीक है, मतलब समाज के साथ अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, जब बालक अपने साथियों के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं कर पाता है, जब व्यवहारिक तथा वातावरण संबंधी कारणों से उसके मानसिक विकास नहीं हो पाता है, या फिर जब बालक उतना कार्य नहीं कर सकता है जितना कि उसके आयु के दूसरे बच्चे कर पा रहे हैं, विशेष शारीरिक दोष के कारण वह सामान्य कार्य नहीं कर पाता है, और जब बालक में ऐसे कुछ दोष है जिन्हें परिष्कृत नहीं किया जा सकता, मतलब जिनको समझ नहीं पा रहे हम लोग कि ये बच्चा इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहा है, तो उन्हें हम मानसिक मंद बालकों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो एक डेफिनेशन दी गई है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी 1959 में ये डेफिनेशन आई थी। इसमें ये चीज़ बताई गई थी कि मानसिक मंदता में सामान्य बौद्धिक प्रकार्य सामान्य से काफ़ी कम स्तर का होता है, मतलब उनका जो IQ होता है वो काफ़ी कम स्तर का होता है। मानसिक मंदता की उत्पत्ति विकासात्मक अवस्थाओं में होती है, मतलब इन बच्चों की जो उत्पत्ति होती है विकासात्मक अवस्थाओं में होती है, और समायोजित व्यवहार को क्षति पहुंचाने से भी ये संबंधित होती है। मतलब कि जो मानसिक मंद बालक जो होते हैं, मंद जो बच्चे होते हैं, ये दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल कार्य नहीं कर पाते हैं, और ये समाज के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से समायोजित भी नहीं हो पाते। तो इस प्रकार के बच्चों को आप किस तरीके से एजुकेशन दोगे, तो सबसे पहले मूर्त माध्यम से आप इन्हें शिक्षा दो। मूर्त क्या होता है, तार्किक रूप होता है, लॉजिकल वे में आप शिक्षा दो, मतलब जैसे टीचर पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा करवाता है, तो इन्हें कुछ समझा कर प्रैक्टिकल बेसिस पर यदि हम इन्हें शिक्षा देंगे तो इन्हें समझने में आसानी होगी। कक्षा का आकार छोटा होना चाहिए, निर्देश व्यक्तिगत होना चाहिए। इस प्रकार के बालकों को हमने रिमीडियल टीचिंग के बारे में पढ़ा है। उपचारात्मक शिक्षा क्या होती है, उपचारात्मक शिक्षा में यही होता है, हर एक व्यक्ति, हर एक बालक के ऊपर हमें क्या करना होता है, इंडिविजुअली ध्यान देना होता है। तो छोटे आकार की कक्षा रखो, 5 से 7 बच्चे या मैक्सिमम 10 से 20 बच्चे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कक्षा में बच्चे रखोगे तो सबके ऊपर आप ध्यान नहीं दे पाओगे। तो कक्षा का आकार यहाँ पर छोटा होना चाहिए। करके सीखने के सिद्धांत पर शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब बच्चों को खुद कुछ करके सीखने दो, मतलब कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड आप वर्क उनको बताओ। मानसिक मंद बालकों को वास्तविक स्थान पर ले जाकर शिक्षा देनी चाहिए, जैसे साइंस वगैरह की कुछ चीज़ें अपन सिखा रहे हैं तो उन्हें उस स्थान पर ले जाओ। जैसे कोई भी हम इतिहास के बारे में बता रहे हैं तो क्या करो, हम उनको पूरी ब्रीफ मतलब डिटेल में जानकारी देकर हम उन्हें समझा सकते हैं, उस प्लेस पर ले जा सकते हैं, विजिट करवा सकते हैं।
इस तरीके से शिक्षण को वास्तविक जीवन पर आधारित करके सिखाना चाहिए, उनको रियल लाइफ से चीज़ें कनेक्ट करके सिखाएं, क्योंकि बच्चा उसकी समझ का विकास इतना नहीं हुआ है क्योंकि उसका आईक्यू लेवल कम है, तो सीधी सी बात है कि उसमें समझने सोचने की क्षमता भी काफ़ी कमज़ोर होगी। तो हम क्या करें, दैनिक जीवन के जो एग्जाम्पल होते हैं उसके आधार पर हम उसको समझा सकते हैं। विभिन्न विषयों को आपस में कनेक्टेड करके यहाँ पर पढ़ाना चाहिए। मानसिक मंद बालकों के लिए अलग से विशेष व्यवस्था यहाँ पर की जानी चाहिए। जैसे विशिष्ट बालकों के लिए की थी ना हमने, प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग से प्रोग्राम करवाए थे, वैसे ही यहाँ पर जो मंद बालक होते हैं उनके लिए भी अलग से प्रोग्राम होने चाहिए। देखो, अब जो शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक आते हैं उसमें कौन कौन से बालक आते हैं। एक तो शैक्षिक पिछड़े बालक आते हैं और जो सीखने में अक्षम होते हैं। शैक्षिक पिछड़े बालक के अंदर कौन से बालक आते हैं, ये पिछड़े बालक वो होते हैं जो बार बार समझाने पर भी नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल बच्चों को एक क्लास में हम लोग पढ़ा रहे हैं, नॉर्मली हमने सारी चीज़ें बताई, बच्चों को बताई, बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन ये जो शैक्षिक पिछड़े बालक है इन्हें एक बार में कोई चीज़ समझ नहीं आती, इन्हें 2 से 3 बार या मोर देन 2-3 टाइम्स हमें पढ़ाने की आवश्यकता होती है। ये पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, मतलब इनकी रुचि नहीं होती है पढ़ने में, और इनकी बुद्धि लब्धि सामान्य होने पर भी इनमें शैक्षिक उपलब्धि कम होती है। तो ये इस प्रकार के बालक होते हैं, जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो इस प्रकार की चीज़ को कि बच्चे जो हैं स्कूल में एंटर हुए हैं 10 से 12 साल में। नॉर्मली 5 साल में बच्चा स्कूल में एंटर कर जाता है, 5 से 6 साल में, लेकिन ये किसी कारणवश अपने परिवार के कारण या इनके आसपास का माहौल ऐसा नहीं रहा होगा कि ये स्कूल में प्रवेश कर पाए, तो ये काफ़ी लेट स्कूल में प्रवेश करते हैं। क्योंकि अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पर जो मोस्टली लोग रहते हैं वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के रहते हैं, जैसे कि घूमते रहते हैं इस शहर से उस शहर, इस राज्य से उस राज्य में, तो ऐसे में इनका फिक्स ठिकाना नहीं होता है, तो इसके कारण इनके बच्चे भी सर्वाइव करते हैं और वो भी स्कूल में अच्छे से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों की इंटरेस्ट फिर पढ़ाई में बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे ही माहौल देख रहे हैं कि हमें भी इसी तरीके से घूमना है, जैसे माता पिता कार्य कर रहे हैं वैसे हमें भी करना है। तो इस प्रकार के बच्चों का इंटरेस्ट जगाने की, उनके अंदर एक बोल सकते हैं कि इच्छा जगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के बच्चों को हम शैक्षिक पिछड़े बालक के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। तो बर्टन ने एक डेफिनेशन दी, इससे आपको अच्छे से चीज समझ आएगी। एक पिछड़ा बालक वह होता है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का काम नहीं कर सकता है, जो कि उसकी आयु के सामान्य कार्य हो, मतलब जो उसकी आयु के बच्चे कर पा रहे हैं नॉर्मल कार्य को, ये जो बच्चा है शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, ये उस कार्य को भी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इन्हें हम कंसीडर कर सकते हैं उनके आईक्यू लेवल के आधार पर, शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर, शैक्षिक लब्धि के आधार पर या शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर हम इन बच्चों को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल कम होगा वो भी इसी श्रेणी में आएंगे। शैक्षिक उपलब्धि, उन्हें अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, ठीक है, उन्होंने पढ़ने में मन नहीं दिखाया, उनकी रुचि नहीं हुई, तो उन बच्चों को भी इसमें। और शैक्षिक पिछड़ेपन, किसी कारणवश अपने वातावरण परिवार के कारण वो नहीं पढ़ पाए, वो बच्चे भी हमारे इसी श्रेणी में आएंगे। तो इस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हमें कैसे करवानी चाहिए, विशिष्ट विद्यालय हम इनके लिए करवा सकते हैं। जैसे पिछड़े बालकों के लिए उनके अनुसार पाठ्यक्रम, उपयोगी सहायक सामग्री, प्रशिक्षित शिक्षकों सहित अलग से विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे वो अपनी कमियों को कम समझ सके और अधिक सुरक्षा का वो अनुभव कर सके। क्योंकि इस प्रकार के बच्चे, जैसे एक कंसीडर करते हैं कि 12 साल का बच्चा स्कूल में प्रवेश कर रहा है, तो उसकी एज के बच्चे तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो उसे छोटे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना होगा, तो उसका आत्मविश्वास यहाँ पर कम पड़ता है। ठीक है, उसके अंदर एक मोटिवेशन जो था पढ़ने का वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार के बच्चों को हम जो विशिष्ट विद्यालय होते हैं उनके अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, और ये विद्यालय आवासीय होने चाहिए, उनके आसपास ही होने चाहिए, कहीं अलग ना जाना पड़े उन्हें। विशिष्ट कक्षाएं आप उनके लिए लगवा सकते हो। सामान्य कक्षा मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाकर उनका एक विशिष्ट प्रावधान, उनको कुछ स्पेशल जो आवश्यकता लगती है वो आवश्यकताएं आप उन्हें प्रोवाइड करवा सकते हैं। देखो, अब टीचर के अंदर भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाना है तो टीचर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो शिक्षक काफ़ी व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के बच्चों को वो आसानी से हैंडल कर सके, उनके अंदर एक आत्मविश्वास हमेशा बनाए रख सके, काफ़ी अनुभवी होगा तो वो चीज़ भी यहाँ पर मैटर करती है। शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए तो आपके एग्जाम में ये सारा मनोविज्ञान और सब कुछ चीज़ें पूछी जाती है। बच्चों के पोषण से लेकर उनके जो पूरा किशोरावस्था जब तक होती है, इवन उसके आगे का भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि किस तरीके के, किस एज में बच्चा किस तरीके का व्यवहार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन शॉर्ट या फिर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट टीचर की बात की गई है कि अनुभवी टीचर होना चाहिए यहाँ पर, जिससे इन सब चीज़ों का मनोविज्ञान जो है इसका पूरा ज्ञान हो, जिससे वह छात्रों की विशेष परेशानियों तथा कठिनाइयों को समझ सके। पिछड़े बालकों में असफलता की दर काफ़ी अधिक होती है, अतः शिक्षकों में धैर्य होना चाहिए, मतलब काफ़ी धैर्य के साथ
बच्चों को यहाँ पर पढ़ा सके वो, और शिक्षक को बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चों के लिए टीचर जो है स्टूडेंट सेंटर जो मेथड होती है या फिर चाइल्ड सेंटर मेथड जो होती है उसका प्रयोग यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लोग सीखने में अक्षम बालक कौन से होते हैं। तो ये वो बालक होते हैं जो मौखिक अभिव्यक्ति, सुनने संबंधी क्षमता, लिखित कार्य, मूलभूत पढ़ने की क्रियाओं, गणितीय गणना, गणितीय तर्क तथा स्पेलिंग में उनकी शैक्षिक उपलब्धि तथा बौद्धिक योग्यताओं में सार्थक विभेद दिखाई देता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसब्रेक्सिया, जितने भी विकार होते हैं, जैसे ADHD हो गया, तो वो सारे इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि उन्हें सीखने में समस्या हो रही है। ठीक है, बोलने में समस्या हो रही है और लिखने में समस्या हो रही है, तर्क वितर्क करने में समस्या आ रही है। तो ये सारे बच्चे हमारे सीखने में अक्षम बालकों के अंदर आते हैं। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं इस प्रकार के बच्चों के? तो पारिवारिक कारण हो सकते हैं। पारिवारिक कारण कैसे? जैसे सीखने में अक्षमता विशेष परिवारों में अधिक पाई जाती है। डिसलेक्सिया का प्रमुख आधार वंशानुक्रम होता है। जो बच्चों को पढ़ने में समस्या आती है तो उसका प्रमुख कारण जो है वंशानुक्रम हो सकता है, कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी आता जाता है। यह जन्म से पूर्व, जन्म के समय तथा जन्म के बाद की समस्याओं का परिणाम होता है। ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। जैसे गर्भावस्था में माँ ने मादक पदार्थों का सेवन किया हो या फिर कोई संक्रामक रोग का वो शिकार हो गई हो, तो सेम प्रभाव क्या होगा, बच्चों के ऊपर भी पड़ेगा। माँ का स्वास्थ्य, खान पान का तरीका, सिर में चोट, संवेगात्मक वंचन, केंद्रीय स्नायु मंडल का ठीक प्रकार से विकसित न हो पाना, या फिर श्रव्य गत्यात्मक समस्याएं तथा किसी प्रकार की एलर्जी का हो जाना भी बच्चों के अंदर विकृति को उत्पन्न कर सकता है। अब मनोवैज्ञानिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं? ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, हमने देखा है अटेंशन डिफ्लेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो अवधान होता है वो इसी तरीके से होता है कि बच्चा जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है, तो ये भी इसी के अंदर आता है, सीखने में अक्षम में बालक के अंदर आता है। खराब अनुशासन का होना, पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं, स्वास्थ्य, गलत आहार तथा सुरक्षा हो सकती है, परिवार में उचित भाषा का प्रयोग न होना भी बच्चों का सीखने में अक्षमता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हो गया। अब हम समझते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या क्या हो सकते हैं। तो विद्यालयीन उपस्थिति, कार्य तथा पढ़ने की आदत, ठीक है, मतलब बच्चों में ये सारी चीज़ें हैं नहीं। उसके बाद है ठीक प्रकार की शिक्षा न मिल पाना, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक वो होना, समाज के अनुरूप व्यवहार न कर सकने के कारण बालक सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक कहलाता है। जैसे कि वो समाज के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पा रहा है, समाज के जो रूल्स वगैरह उनको नहीं समझ पा रहा है, समाज के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब कि कुसमायोजित हो गया है, तो वो क्या हो रहा है कि उस बच्चे को फिर ऐसे बच्चों के अंदर कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, ओके, तो अभी तक के सेशन में हमने सारा थ्योरी, ऑलमोस्ट थ्योरिटिकल पार्ट जो है यहाँ पर के विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं, किस तरीके से पालन पोषण का ध्यान रखा जाता है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिए। तो इसके आगे की जो चीज़ें हैं कि बाल अपराधी बालक, मतलब बाल अपराध किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से क्या क्या नियम कानून अप्लाई किए गए हैं, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो कल के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज थोड़ा थ्योरिटिकल हो गया है, तो आप क्या करें, एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है, अच्छे से आपने देख लिया हो तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स बना ले, इस पूरे वीडियो में सिर्फ छोटे छोटे से नोट्स, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सिर्फ याद रखने लायक है, तो आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद कल जो है हम जो बाल अपराध है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। आई नो थोड़ा थ्योरेटिकल ये होगा, ठीक है, तो बट हमारे सिलेबस में तो हमें पढ़ना ही है, फिर भी ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हमारे CDP में भी काम आते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरा आपके 2 से 3 टॉपिक आते हैं जहाँ पर हम समावेशी शिक्षा के अंदर जितने भी डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, जो अक्षम बालक होते हैं ये वाले, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, और साथ ही जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, IQ लेवल, सब कुछ यहाँ पर जो हम CDP में पढ़ते हैं वो शॉर्ट में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये चीज़ें यदि आपने CDP में पढ़ रखी है तो ये आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और यदि आप CDP का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, CDP प्लस EVS स्पेशल है, ठीक है, CDP का यदि आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर आपको EVS के जितने भी PDFs है वो सारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी आप देखें कि इसका जितना भी डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मीन्स कि किस तरीके से आपको कोर्स ज्वाइन करना है ये आप पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी यदि आपको डाउट आता है तो नीचे 2 नंबर दिए हुए हैं हमारी टीम के, आप उनसे जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये कोर्स परचेस करना है। और इसी तरीके से पूरा आपका कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, पूरा पैकेज अवेलेबल है। यदि आप पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं MPTET और CTET के लिए तो वो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल में सारा डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल है, तो आप वहाँ से जाकर पूरा देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।